नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमएफ और पाकिस्तान के बारे में। देखो, पाकिस्तान की आदत है आईएमएफ बार बार जाना और बार बार लोन लेना और वो पूरा पैसा खा जाना और फिर से आईएमएफ को पैसा वापस ना चुकाना। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। ठीक उसी तरीके से आईएमएफ ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान जो है वो अपना 24th बेल आउट लेने आईएमएफ में फिर से पहुंच गया है। 23 लोन ऑलरेडी वो ले चुका है। ये 24वां बेल आउट लेने पाकिस्तान फिर से पहुंचा हुआ है। खास बात ये है पूरी रिपोर्ट में, आप सोचो आईएमएफ की जो टीम है उसने पाकिस्तान को कैश स्ट्रैप्ड कंट्री कह दिया है। मतलब कैश स्ट्रैप्ड कंट्री कहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान के लिए। हुआ क्या है एक्चुअल में, आप सबको पता है कि पाकिस्तान ना आईएमएफ पहुंचा था जनवरी 2024 में, इसी साल में, और वहां पर अपना लोन के लिए अप्लाई किया था कि साहब हमें लोन दे दीजिए, हमारी कंडीशंस बहुत खराब है। उसी कंडीशन में पहला देखो, लोन जो आईएमएफ देता है किसी कंट्री को 3 रिव्यूज होते हैं उसके। तो पहला लेवल का रिव्यू होता है, तो ये पहला लेवल का रिव्यू पास कर दिया गया था कि ठीक है पाकिस्तान को दे देना चाहिए लोन, बहुत खराब कंडीशन है इनकी। दूसरे लेवल के रिव्यू के लिए पूरी टीम जो है आईएमएफ की, जिसको नेथन पोर्टर अध्यक्षता कर रहे थे उस पूरी टीम की, वो टीम आई हुई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और उन्होंने भी अपनी स्टाफ लेवल मीटिंग में इसको अप्रूव कर दिया है एग्रीमेंट को। और इन्होंने कहा है कि ठीक है पाकिस्तान को हम लोन दे सकते हैं, लेकिन ये जो लोन मिलेगा ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इसमें फाइनल डिसीजन होगा। और ये थर्ड रिव्यू है। ये थर्ड रिव्यू जब पास हो जाएगा तब पाकिस्तान को जा करके अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन आईएमएफ की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन आप समझो, ये जो लोन पाकिस्तान को मिलने वाला है, जो 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन है, ये एक्चुअल में आईएमएफ ने पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट में दिया हुआ है, जिसको आईएमएफ की भाषा में एसबीए कहते हैं। अब ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मतलब क्या है, आसान भाषा में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझो, सपोज कोई पर्सन है और वो पर्सन के पास कोई नौकरी नहीं है, वो पर्सन कोई काम करना भी नहीं चाहता, वो पर्सन बहुत आलसी पर्सन है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जानते हो उस पर्सन के बारे में। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्रोक है वो पर्सन आपसे आकर के कहता है कि आप हमें साहब 50,000 रुपये उधार दे दो, मैं आपको रीपे कर दूंगा। तो आप भी ये सोचोगे ना कि यार ये कैसे ही रीपे करेगा मुझे, इसको ना इसके पास नौकरी है, अगर मैं इसकी नौकरी लगवा भी दूँ तब भी ये नहीं करेगा, ये एकदम आलसी आदमी है, कोई काम करना नहीं चाहता है। तब इस पर्सन को मैं किस बेसिस पर अमाउंट दूं 50,000 रुपये, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही मुझे वापस नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। ये सारी चीज़ें सोच करके तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट उसी तरीके का एक अरेंजमेंट होता है, समझ लो आईएमएफ का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये अरेंजमेंट में सबसे खास बात ये होती है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। मतलब आपको 3 से 5 साल में पूरा लोन रीपे करना है। आईएमएफ ने दे तो दिया आपको लोन, लेकिन ये पूरा लोन विद इंटरेस्ट आपको रीपे करना है। और इस लोन की खास बात यह है कि ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जो कि बहुत लो इनकम कंट्रीज हैं, जिनमें मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत सारा है, लेकिन ये कंट्रीज बहुत लो इनकम कंट्रीज हैं, उनको ये लोन दिया जाता है। अब इस लोन की एक और खास बात है, एक तो पहले शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के बेसिस पर ये लोन दिया जा रहा है पाकिस्तान को। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान ये लोन ले रहा है वो एक्चुअल में एसडीआर के ऊपर ले रहा है। यानी एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है, बेसिकली आसान भाषा में आप समझो कि आईएमएफ ने क्या करा है, उसने एक पूरा फॉरेक्स रिजर्व बना दिया है। जितनी कंट्री मतलब स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, जैसे यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, चाइना की करेंसी हो गई, इन सारी करेंसीज को लेकर के उसने एक फॉरेक्स रिजर्व बनाया हुआ है। और हर कंट्री जो है अपनी इमरजेंसीज में उस पैसे से, उस कोटे से, अपना उनका एक कोटा सेट है। जितनी बड़ी इकॉनमी होगी, जैसे यूएसए बड़ी इकॉनमी है तो उसका कोटा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा लोन ले सकता है फॉरेक्स में से। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब बड़ी बड़ी इकॉनमीज ज़्यादा लोन ले सकती है। यूके हो गया, ये सब बड़ी इकॉनमीज हैं। अब पाकिस्तान छोटी इकॉनमी है, अफगानिस्तान जैसे सबसे छोटी, समझ लो 323 शेयर्स हैं सिर्फ अफगानिस्तान के पास, बहुत कम है जो कि, और यूएसए के पास 82,000 शेयर्स हैं। तो इस हिसाब से कोटा सेट किया जाता है। तो पाकिस्तान का भी एक कोटा है, और पाकिस्तान का जो कोटा है, जो एसडीआर के हिसाब से स्पेशल ड्रॉइंग राइट से, मतलब पाकिस्तान 2000 मिलियन ले सकता है। पाकिस्तान का जो कोटा है ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी 2200 मिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है, और ये 2200 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो कि 1.113% हो जाता है। और ये ऑलरेडी जो पाकिस्तान का कोटा है उससे एक्सीड कर रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एसडीआर कोटा जब एक्सीड करता है, अब ये एसडीआर जो फॉरेक्स बनाया हुआ है पूरा आईएमएफ ने, उसके ऊपर रोज इंटरेस्ट लगता है। और जो एसडीआर का ये पूरा फॉरेक्स का जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है वो रोज सेट होता है मार्केट के हिसाब से। जैसे मार्केट में रोज वैल्यू होती है ना डॉलर की, कभी 83 रुपये, कभी 84 रुपये, ऐसे करके, तो वो वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे वो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, उस हिसाब से मार्केट रेट सेट होगा, और उसी हिसाब से उस रेट पर उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो नाउ जो पाकिस्तान ये वाला लोन ले रहा है, ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये लोन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट के लिए इनके पास टाइम भी नहीं, इनके पास टाइम भी 3 से 5 साल का है।
लॉन्ग टर्म जो अरेंजमेंट होता है उसमें आपको 9 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम दिया जाता है, इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स बहुत छोटी होती हैं, उस तरीके की चीज़ होती है। अब ये ऐसा जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट पे लोन पाकिस्तान को दिया जा रहा है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट पे क्यों दिया जा रहा है? सिंपल लोन दे देते। स्टैंड बाय अरेंजमेंट पे इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब है। जैसे आप आसान भाषा में समझो, हम बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमारा पूरा पास्ट रिकॉर्ड देखता है, जिसमें देखता है कि वो कितनी ईएमआईस इनकी बाउंस हुई हैं, कितना पैसा इन्होंने चुकाया है नहीं चुकाया है, उस हिसाब से क्रेडिट स्कोर निकालते हैं वो लोग। ठीक उसी तरीके से बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो क्रेडिट रेटिंग करती हैं कंट्रीज़ की, और उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से उनको लोन देती हैं। तो पहली चीज़ तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट पे ये लोन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स से, जो फॉरेक्स में से उनका कोटा है उसको एक्सीड करके निकाल रहे हैं वहाँ से पैसा, तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। और आईएमएफ ने साफ साफ कह दिया है, जो ये इनको शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में जो पूरा लोन दिया जा रहा है उसमें कहा गया है कि ये 3-4 कंडीशनैलिटीज़ रखी हैं आईएमएफ ने अपनी, कि साहब ये 3-4 कंडीशंस हैं, ये आप फुलफिल करोगे तभी हम आपको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो 3-4 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कहा गया कि आप अपनी इकोनॉमी को सुधारो। आप पैसा तो ले लेते हो, ऑब्जेक्टिव आपका कुछ और होता है, लेकिन वो पैसा खर्च कहीं और होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की। तो उन्होंने कहा जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके ले लो। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर किया आईएमएफ ने कि आप सबसे पहले तो जो आपका टैक्स बेस है उसको आप इंक्रीज करो। टैक्स बेस को इंक्रीज करो मतलब कि जो अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया जिसमें टैक्स कम लगता है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे इंडिया में होता है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्स कम लगता है, वही कंडीशन पाकिस्तान की भी है कि रियल एस्टेट में, होलसेल ट्रेड में, एग्रीकल्चर में जो टैक्स कम लगता है। देखो जितनी आप सब्सिडीज़ बांट रहे हो, ये सारी जो फ्रीबीज दे रहे हो, साहब आपकी हैसियत नहीं है उतनी ये फ्रीबीज देने की, ये सब करो बंद। और ये जो जितने अंडर टैक्स सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, इन सब में इन सबको लाओ टैक्स के अंदर में। जैसे स्लैब्स होते हैं ना टैक्स में, जैसे 5 लाख से कम इनकम है आपकी तो आपको टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से ज़्यादा है तो इतना % टैक्स है, 15 लाख से ज़्यादा तो इतना % टैक्स है। ऐसे वो स्लैब्स अलग अलग बने हुए हैं। तो उसी में कहा जा रहा है कि अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इसमें टैक्स बहुत कम लगता है, रियल एस्टेट, इन सबको सिमिलर टैक्स के अंदर में लेकर के आओ और अपना टैक्स बेस बढ़ाओ। आसान भाषा में कहें इसको तो कुल मिला जुला के आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई जो टैक्स लगा रहे हो उसको टैक्स बढ़ाओ। और इससे क्या होगा कि जो आम आदमी है पाकिस्तान का, जो एग्रीकल्चर फार्मर है, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो होलसेल ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर महंगाई की मार और ज़्यादा पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें चेंज करने को पाकिस्तान को क्यों कहा जा रहा है उनकी इकोनॉमी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में ना बीओपी का रिस्क है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसको। बीओपी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है। एक्चुअली बीओपी का आप आसान भाषा में जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता देता हूँ। बीओपी का रिस्क मतलब कि आप समझ लो आपके पास इंपोर्ट कराने के भी पैसे नहीं है, जो आप बाहर से सामान इंपोर्ट करा रहे हो उसका पेमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं बचा है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिस्क कहते हैं। बहुत डिटेल एक पूरा कॉन्सेप्ट है ये, उसको कभी हम बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो ये बीओपी रिस्क बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान के अंदर में, और इसीलिए ये सारी इकोनॉमिक चेंजेस, टैक्सेशन में चेंजेस करने को आईएमएफ कह रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जब ये चेंजेस करेगा तभी जाकर के ये लोन का पैसा, पहला जो इंस्टॉलमेंट है, तभी मिलेगा पाकिस्तान को। ये कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देती है आईएमएफ। जब पहला बेल आउट निकालेगी, फिर दूसरा बेल आउट निकालेगी, फिर तीसरा निकालेगी, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देते हैं। तो आपको जितनी भी इन्होंने कंडीशंस रखी हैं आईएमएफ ने, ये सब फुलफिल करनी है, तब जाकर के ये लोन देंगे। अब ये सारी कंडीशंस रखी क्यों गई हैं? बीओपी का रिस्क तो है ही पाकिस्तान के अंदर में, जबरदस्त जाकर के इन्फ्लेशन है। ये आईएमएफ की वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है। आप देखो 2020 में आया था कोविड, ठीक है। अब देखो आईएमएफ ना 2 कंडीशंस पे लोन देता है। एक, आपके कंट्री में कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इजराइल का गजा का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर यूक्रेन की गलती थोड़ी है, वो तो वॉर हो गई है इसलिए इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उस बेसिस पर एक लोन दिया जाता है। एक होता है डोमेस्टिक फैक्टर। डोमेस्टिक फैक्टर क्या कि बीओपी का रिस्क है आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री में पब्लिक डेट बहुत ज़्यादा है, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तब आईएमएफ हेल्प करता है। लेकिन तब हेल्प जब करता है डोमेस्टिक फैक्टर में, तब आईएमएफ अपनी कंडीशंस रखता है और वो कंडीशंस आपको एज अ कंट्री फुलफिल करनी पड़ती हैं। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान पे इतना कंडीशंस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप देखो 2020 के बाद इनका इन्फ्लेशन रेट मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि आप देख ले खुद, ऑलमोस्ट 29.6 है इनका इन्फ्लेशन रेट अभी एट प्रेजेंट। और ये डेटा 2023 तक का अपडेटेड डेटा है जो आईएमएफ ने पब्लिश किया अभी, उसमें ये हालत है। और ये प्रोजेक्टेड ये है कि ये अभी और ऊपर जाएगा। अगर पाकिस्तान ने ये मेजर चेंजेस अपनी पॉलिसी के अंदर नहीं किए तो ये अभी और ऊपर जाएगा और बहुत जल्दी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बीओपी रिस्क कितना ज़्यादा है। तो इन सारी कंडीशंस को देख करके, पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत को देख करके, क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बनाई क्यों गई हैं,
अल्टीमेटली लोगों की हेल्प करने के लिए ही तो बनाई गई हैं। अब पाकिस्तान एज अ कंट्री तो बहुत बड़ी डिफॉल्टर कंट्री है, लेकिन वहाँ पे लोग भी तो रहते हैं, आम आदमी, और आम आदमी तो झेल रहा है ना वहाँ पे। जो बड़े बड़े हैं सब खा के पी के बैठे हुए हैं लंदन में, सब बैठे हुए हैं कनाडा में जा करके। तो आम आदमी के लिए ही IMF ने ये पूरा SDR का जो कोटा था उसको एक्सीड करके लोन देने को तैयार हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको अपने इकॉनमी के अंदर ये मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, टैक्स स्लैब बढ़ाना पड़ेगा, जितने अंडर टैक्स सेक्टर हैं सबको स्लैब में लेकर के आओ, ज़्यादा टैक्स लगाओ, ठीक है। लोगों पे मार तो महंगाई की बहुत भीषण पाकिस्तान के अंदर में अब पड़ने वाली है, जब ये लोन जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। पूरी तरीके से पाकिस्तान को कैश स्ट्रैप्ड कंट्री बेइज्जती करी दी है उनकी, और वो है भी कैश स्ट्रैप्ड, बैंकरप्ट होने की बिल्कुल पूरी कगार पे है पाकिस्तान। और इस लोन के बाद को रीपेमेंट करने की ना कोई मंशा भी नहीं है पाकिस्तान की। और वो ये इकोनॉमिक चेंजेस, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह रहे हैं, वो कर तो देंगे, लेकिन वो फिर भी लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे। आप देखना, वो सिर्फ ये सब पैसा को टेरर फंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये आदत है उनकी। जितनी टॉप लेवल की पॉलिटिक्स है पूरी करप्ट है, और वो अपना जा करके बंगले ले लेते हैं लंदन के अंदर में, कनाडा के अंदर में, तो वो क्या ही रीपेमेंट करेंगे IMF के लोन का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो IMF लोन दे रहा है पाकिस्तान को, वो किन कंडीशंस में दे रहा है और क्या हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, वो समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।